तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज स्टूडेंट ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज सामाजिक विज्ञान का मैं 70 में 70 मार्क्स बिल्कुल पक्का करने वाला हूं स्टूडेंट। और यह ब्रह्मास्त्र सीरीज क्लास 15 है, ठीक है। और क्लास 1 से लेके क्लास 14 तक नहीं देखे हैं स्टूडेंट वीडियोज़ 14 तक, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पहला ही चैनल का प्लेलिस्ट दिखाई देगा आपको। ब्रह्मास्त्र सीरीज इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि टारगेट ही हमारा लक्ष्य 90+ है, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं। आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात क्या करने वाले देख पा रहे हैं। बहुविकल्पीय 15 हम लोग बात करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। अति लघुत्तरीय हमने 10 क्वेश्चन बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लघुत्तरीय 3 बात करने वाले हैं, दीर्घोत्तरीय 1 बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और देखिए एक चीज़, बहुत लोगों को कमेंट नहीं आता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न में कराता हूँ आप लोगों से, बहुत लोगों को कमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। हर एक लड़के का कमेंट आना चाहिए आज, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट करने आज की वीडियो, और सभी का कमेंट है, चाहे गलत ही आए लेकिन आना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो का टारगेट 1000 लाइक स्टूडेंट, 1000 लाइक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो कोई भी बंदा आ रहा है उसको लाइक करके ही इस वीडियोज़ को देखे, ठीक है। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं 15। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय 10 देखने वाले हैं, लघुत्तरीय 3 देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय 1 देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन मैं आराम से पढ़ूंगा, आराम से आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट यह है कि निम्न में से यह किसका कथन है। निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बताइए, पहला मैटरनिक, फिर काबूर, कि विस्मार्क, कि मैक्सिनी। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पहला सही होगा, ठीक है। पहले का आंसर कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से। सबका आंसर आना चाहिए, एक भी लड़कों का बाकी नहीं आना चाहिए। सबका गलत ही है, मानते हैं गलत आएगा, लेकिन आप तो मिला तो पाएंगे कि मेरा सही है कि गलत है, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसका जो सही आंसर होगा, कह रहा है कि निम्न में से किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो वह है मैटरनिक, ठीक है। क्या है, मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो मैटरनिक ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्टूडेंट, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, कि साइमन कमीशन के आगमन, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी का सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉपुलर प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ भी लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए सही से। चलिए कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। स्टूडेंट, सब जानते हैं कि नमक कानून तोड़कर। किसका, नमक कानून तोड़कर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी दिया होगा। अगर करेक्ट आंसर नहीं रहा होगा आपका, तब प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यही सब देखने को 2021 बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। आप लोगों को मजा आ जाएगा, आप लोग तब उसे सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आराम से पढ़ना है, ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके होम स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं पहले ध्यान से। कह रहा है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। एशिया, अफ्रीका महाद्वीप के, अमेरिका महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। गलत ही आए मंजूर है, ठीक है, लेके आना चाहिए। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। तो वो कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। ऑप्शन 20
क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। चलिए, आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर होता हुआ बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट आपके होम स्क्रीन पे है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन अजैवीय संसाधन है। क्या अजैवीय संसाधन है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बताइए, चट्टाने, पशु कि पौधे कि मछलियाँ। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्न में से बताना है कौन अजैवीय संसाधन। देखिए, पशु जो होता है वो जैवीय संसाधन होता है, पौधे भी होते हैं, मछलियाँ। ये चट्टाने क्या है, जैविक संसाधन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन हो जाएगा यार। तो कह रहा है निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है, तो चट्टानी तो होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और यह जो पशु, पौधे और मछलियाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यह जैवीय संसाधन होते हैं। क्या है, जैवीय संसाधन होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर आपने ए दिया होगा, क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर होता हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवें जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनच्छादित है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21.32% कि 24.40% कि 18.90% कि 17.21%। बताइए कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनच्छादित है। सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। सही आया चाहे गलत आया, लेकिन आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है। मैं कमेंट चेक करूंगा सबका। चलिए बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, फटाफट आप आंसर बताइए। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वनच्छादित है, तो 24.40%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताइए स्टूडेंट कि टिहरी बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, पंजाब की, गुजरात की, उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, ठीक है, कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। चलिए फटाफट दीजिए और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए कि आपका सही है या गलत है। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट, तो उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7वां स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कोयला कि पेट्रोलियम कि सौर ऊर्जा की प्राकृतिक गैस। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो वो है सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया, नो डाउट आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है स्टूडेंट यह कि सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था है। सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था है सीमा सड़क संगठन कि केंद्रीय निर्माण विभाग कि सार्वजनिक निर्माण विभाग कि शहरी मामलों का मंत्रालय। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आंसर दीजिए और मैं इसका सही आंसर अब बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट, कि इसका सही आंसर क्या होगा आप पहले दे लीजिए, ठीक है। गलत ही दीजिए लेकिन दीजिए पहले। चलिए तो मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ कि सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली जो संस्था है वो सीमा सड़क संगठन है। क्या, सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट यह है कि श्रीलंका एक देश है। श्रीलंका एक प्रायद्वीपीय देश है कि द्वीपीय देश है कि सीमांत देश है कि प्रांतीय देश है। बताइए श्रीलंका कैसा देश है। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सबका आंसर सही आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। सब लोग जानते हैं कि श्रीलंका एक जो है एक द्वीपीय देश है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट यह है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन
को क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन की, पंचायत की, ग्राम सभा की, ग्रामोदय। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, चाहे गलत ही आना चाहिए, कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग, ठीक है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो स्थानीय प्रशासन कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यह है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है स्टूडेंट? 4 कि 7 कि 3 कि 2? बताएं इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, मैं इसका आंसर बताना वाला हूँ, आप लोगों को मैच करा लीजिए। तो मैं बता देता हूँ फाइनली इसका सही आंसर कि सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है स्टूडेंट? तो 3 चीज़ों पर, 3, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? धर्म पर कि संप्रदाय पर कि समुदाय पर कि सांप्रदायिकता पर? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा 12 का, ठीक है। और मैं इसका फाइनली सही आंसर बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट। तो धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है स्टूडेंट? तो सांप्रदायिकता पर आधारित है। किस पे? सांप्रदायिकता पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? संगठन द्वारा, एकजुटता द्वारा कि नियंत्रण द्वारा कि इनमें से कोई नहीं? बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट कमेंट में इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए फाइनली आप लोग अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा, मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से। तो दबाव समूह सरकारी नीतियों को, ठीक है स्टूडेंट, दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। तो किस प्रकार प्रभावित करते हैं स्टूडेंट? तो एकजुटता द्वारा, एकजुट होकर क्या करते हैं उसको प्रभावित करते हैं दबाव समूह सरकारी नीतियों को, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्लियर होता हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपने ऑप्शन बी दिया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट यह है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर तो सबका सही आना चाहिए ना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर कि 5 सितंबर को, 14 नवंबर कि 15 अगस्त? बताइए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका आंसर सही आना चाहिए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट पहले इसका आंसर दे लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना तो नॉलेजमेंट होना चाहिए आप लोगों की मानवा जो अधिकार दिवस होता है कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूँ फाइनली कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सब लोग जानते हैं। आई होप ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? बताइए कुल आय को कि राष्ट्रीय आय को कि प्रति व्यक्ति आय को कि ये सभी? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दे दीजिए, बहुत ही सिंपल टेक्निक क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? सब लोग जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी क्लियर कर रखा होगा इसे। तो देखिए यहाँ पे हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय मैंने डिस्कस कर दिया, जैसा कि मैंने बताया था।
अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट कि 10 मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए वो विकल्पीय 1 नंबर के पूछे जाते हैं, और अब हम देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय 10 जो कि 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब उसको क्लियर करेंगे, इसके बाद लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उस अति लघुत्तरीय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आपके आगे स्क्रीन पे अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सीधे 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न स्टूडेंट यह है कि औसत आय का अर्थ लिखिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, कि औसत आय का अर्थ लिखिए। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार लिखेंगे, हम उत्तर के माध्यम से बताएंगे कि औसत आय का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ा है। कह रहा है तो हमको सिंपल याद ही नहीं हो गया कि औसत आय किसे कहते हैं, कि किसी देश की कुल आय को हम उसके कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त आय होता है उसी को हम औसत आय कहते हैं। स्टूडेंट उसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो सिंपल, ठीक है, अगर आपके देश में जितना पूरा टोटल आय होगा उस टोटल आय को अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो समझ लीजिए कि जो औसत आएगा, जो मतलब जो भाग देने पर प्राप्त आय आएगा उसी आय को हम औसत आय कहते हैं, या उसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो बहुत आसान तरीके से क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। तो आइए स्टूडेंट उत्तर के माध्यम से जान लेते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। यह डेट तो आपको किसी कीमत पे याद होना चाहिए कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिया जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को स्टूडेंट की गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। तो यही था कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता यह हुआ था, और इस समझौते में सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप गिरफ्तार लोगों को क्या करके छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिया जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये डेट तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि मरुस्थलीय मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन, तो चलिए पहला विशेषता लिखिए कि मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। इतना तो याद हो गया आपको कि जो मरुस्थलीय मृदा होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, और कैसा होता है, भूरा होता है। और दूसरा स्टूडेंट विशेषता उसका यह है कि यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। जो ये मृदा होती हैं वो आमतौर पर क्या होती हैं, रेतीली होती हैं और लवणीय होती हैं। और तीसरा स्टूडेंट इसका विशेषता यह है कि मृदाओं में हार्मोन्स और नमी की यात्रा कम होती है। मृदाओं में हार्मोन्स और जो नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए, तो मैंने 3 विशेषता बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, और ये आपको स्टूडेंट 2 मार्क्स दिला देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट था, क्लियर हो गया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है कि पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों को बताइए। पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अब पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों को भी बताना चाहिए। उत्तर माध्यम से जान लेते हैं कि पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश
ट्रैप में भी पाया जाता है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा था उत्पादक क्षेत्र, तो हमने उत्पादक क्षेत्र भी जान लिया, जैसे मुंबई, हाई, गुजरात हुआ, असम हुआ, ये पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। अब पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। ठीक है, सरंध्र और असंरंध्र। ठीक है स्टूडेंट, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो याद है उसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा और इसको उत्पादक क्षेत्र को ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइट कर दीजिएगा। एग्जामिनर आपको समझ में आ जाएगा, उसको बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा, फुल मार्क्स आपको देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट यह है कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं कि भारत में कौन सी वस्तुएं आयात होती हैं। तो भारत में आयात होने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, मशीनरी, उर्वरक, वनस्पति तेल, छपाई मशीनें आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो भारत में आयात होने वाली प्रमुख यह वस्तु मैंने आप लोगों को बता दिया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फास्ट दोहरा देता हूँ। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती बहुमूल्य रत्न, कार्बनिक रसायन, कोयला, मशीनरी, उर्वरक, वनस्पति तेल, छपाई मशीनें। ठीक है, ये जो है भारत में आयात होने वाली वस्तुएं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 6 यह बोल रहा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखने में छोटा है, घाव कर देगा गंभीर। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, तो आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से कि गृह युद्ध क्या है। कह रहा है कि जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। कह रहा है कि जिस देश में जो सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। सिंपल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ही हमने आसान शब्दों में इसको याद कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए फाइनली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है। अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ पे कि अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। ये तो पहली पॉइंट आपको याद होनी चाहिए कि अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का जो रवैया था वो उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना भी हर्ज नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। यह डेट आपको याद होना चाहिए कि 1966 से उभरा और 1975 तक चला। ठीक है, और ये भी कि नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था और इसका मानना था कि अमेरिका से जो नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना भी हर्ज नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि जन आंदोलन किस पर निर्भर होते हैं। जन आंदोलन किस पर निर्भर होते हैं, तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि जन आंदोलन अथवा जन संघर्ष जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं। जन आंदोलन अथवा जन संघर्ष जनता की किस पे स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं स्टूडेंट। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जन आंदोलन किस पर निर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का जो आर्थिक विकास है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि देश का जो आर्थिक विकास निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहला आपका हुआ देश की जनसंख्या का आकार। पहला यह हो गया देश की जनसंख्या का आकार।
दूसरा हो गया वैश्विक स्थिति, और तीसरा हुआ अन्य देशों से सहयोग। तो ये तीन चीज़ जो है यहाँ पे देश के आर्थिक विकास किन कारणों पर निर्भर करता है, तो 3 कारणों पर निर्भर करता है। तीनों कारण मैंने लिख दिया कौन कौन। तो पहला देश की जनसंख्या का कार्य, दूसरा वैश्विक स्थिति, और तीसरा अन्य देशों से सहयोग। मैंने 2 बार पढ़ लिया, अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट यह है कि लोकतांत्रिक सुधार अथवा राजनीतिक सुधार क्या है। लोकतांत्रिक सुधार अथवा राजनीतिक सुधार क्या है, तो आइए जान लेते हैं कि लोकतांत्रिक सुधार और राजनीतिक सुधार क्या है। तो उत्तर के माध्यम से समझेंगे कि आमतौर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। आमतौर पर लोकतंत्र को क्या करने के लिए, मजबूत बनाने के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। ठीक है, बात सिंपल तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मजबूत बनाने के बारे में जो भी हम सुझाव देते हैं, जो भी हम प्रस्ताव देते हैं स्टूडेंट, उसी को हम लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहते हैं। बस बात खत्म। तो यहाँ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 10 अति लघु उत्तर भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया हमने। अब हम देखने वाले हैं 4 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय, उसको हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे इन्हीं प्रश्नों जैसा। वो भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए उसको नोट कीजिए और आराम से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जान लेते हैं कि लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। तो पहला प्रश्न देख पा रहे हैं आपके होम स्क्रीन पे आ गया है, और पहला प्रश्न यह कह रहा है कि विश्व में कुछ देश किस प्रकार लोकतंत्र को बुनियादी आधार बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, उदाहरणों सहित तो स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ क्वेश्चन 4 नंबर वाला, कि विश्व में कुछ देश किस प्रकार लोकतंत्र को बुनियादी आधार बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हम लोग उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट इसका कि दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। पहला पॉइंट तो ये याद आपको होना ही चाहिए किसी कीमत पे कि दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन इलाकों में क्या, लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। देखिए यह जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने बताया जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो बड़ा कुछ लिखना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो आपके होम स्क्रीन पे था, क्वेश्चन नंबर पहला कि विश्व में कुछ देश किस प्रकार लोकतंत्र को बुनियादी आधार पर बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, 2000 के बोर्ड एग्जाम जाते जाते। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है स्टूडेंट कि संसाधनों के दुरुपयोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है कि संसाधनों के दुरुपयोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं स्टूडेंट। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि संसाधनों के दुरुपयोग से उत्पन्न मुख्य समस्याएं निम्नवत हैं। कौन कौन से भाई संसाधनों के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न है। तो पहला जो समस्या है कि इससे संसाधनों का ह्रास हुआ है। बिल्कुल सही बात है, पहला तो ये होगा, इससे संसाधनों के क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। और दूसरा स्टूडेंट यह समस्या कि ये समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। ये जो हमारा समाज है कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है, जिससे समाज 2 हिस्सों संसाधन संपन्न व संसाधनहीन अर्थात अमीर व गरीब में बट गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका क्या हुआ, दूसरा समस्या हुआ। और तीसरा समस्या स्टूडेंट क्या है, इसको देख लेते हैं। तो तीसरा समस्या यह है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गई है।
जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अवश्य पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निर्मलीकरण आदि। संसाधनों के धुआंधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति के संकट उत्पन्न हो गया स्टूडेंट, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता दिया। तो यह प्रश्न नंबर दूसरा था स्टूडेंट, जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ कि संसाधनों के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को लिख कर मोहर मार के आपको एकदम मोहर मार लीजिए इन क्वेश्चनों को कि एकदम हमको याद करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर स्टूडेंट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मैग्नीज के किन्हीं 4 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि आप हमें ये बताइए कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है और मैग्नीज के किन्हीं 4 उपयोग भी बताइए। तो चलिए उत्तर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, जिसे ओडिशा भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, ओडिशा, जिसे ओडिशा भी कहा जाता है। और मैग्नीज का उपयोग स्टूडेंट देखिए क्या क्या है। पहला है कि मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है। दूसरा, इसका ब्लीचिंग पाउडर में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा, कीटनाशक दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा, रंग रोगन और पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने मैग्नीज के उपयोग भी मैंने आप लोगों को बता दिया और ये भी बता दिया कि मैग्नीज सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है भारत में, तो वो उड़ीसा है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस कर दिया और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब बच्चे के पास पहुँच जाए और सभी अच्छे तैयारी कर पाएँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली बात और तैयारी आप लोग करते रहिए।